और किसकी है? राज्य सरकार की नहीं, केंद्र सरकार की है। तो इसमें होना क्या क्या है? हालांकि इसकी जो शुरुआत की घोषणा जो है कि हम इस तरह की स्कीम शुरू करेंगे, पिछले जो 15 अगस्त था, ठीक, स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था कि हम इस तरह की योजना को प्रारंभ करने जा रहे हैं, और इस योजना को प्रायोगिक तौर पर कहां कहां पर शुरू किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। परीक्षण के तौर पर, यानी कि कैसा इसका इम्पैक्ट आता है इस योजना का। ये चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एवं दीव, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, तथा लक्षद्वीप। कितने राज्य हो गए? केंद्र शासित, केंद्र शासित राज्यों में इन्हें शुरुआती तौर पर शुरू किया गया था। औपचार मतलब प्रायोगिक तौर पर कि क्या रिजल्ट निकलता है, कितनी सक्सेसफुल है। 7 ठीक है। और पेपर में कैसे क्वेश्चन बनेगा? पेपर में प्री में ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन कौन से में शुरू किया गया है ना। इस तरह से प्री के क्वेश्चन यहां से बनेंगे। अब बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। एक मतलब कि उत्कृष्ट स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, ठीक है, जिसको डिजिटल इंडिया से जोड़ दिया जा रहा है, डिजिटलाइज कर दिया जा रहा है इसको। इससे फिर होगा क्या? इसमें सबसे पहली बात है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को, ठीक है, प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक यूनिक हेल्थ कार्ड इशू होगा। जैसे आधार कार्ड होता है ना, वैसे ही एक विशेष स्वास्थ्य पहचान पत्र जारी करेंगे। स्वास्थ्य पहचान पत्र इसमें जारी करेंगे, और चिप बेस्ड होगा इसमें। जैसे कि आप लोगों का अभी एटीएम जो आ रहा है चिप वाला आता है, वैसे ये चिप बेस्ड होगा। इसमें क्या होता है कि हम एक समस्या हम लोगों के साथ होती है, जानते क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, हम एक डॉक्टर के पास से दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम पुराना पर्चा लेकर के अभी जाते हैं, तो ताकि देख सके कि पुराना प्रिस्क्रिप्शन क्या लिखा है डॉक्टर ने, और इनकी हिस्ट्री क्या है, इनकी बीमारी क्या है, कौन कौन सी मेडिसिन इनको दी है। अगर वो पर्चा खो जाए तो, या फिर आप एक पर्चा संजो के रख सकते हैं और पीछे पर्चा करना हो तो, आप कहीं और गए हैं, ठीक है, आप बारात गए थे कहीं दूर, ठीक है, मान लो मान लो महाराष्ट्र चले गए थे, यूपी से, तो अब वहां तबीयत खराब हो गई, अब वहां तबीयत खराब हो गई, है ना, तो कहोगे जरा व्हाट्सएप पे मंगवाएंगे, है ना, लेकिन तुरंत तुरंत उसको जब चिकित्सा देनी है तो हमें इतना समय नहीं होता है। दूसरी चीज, ये एक ओल्ड ट्रेडिशन हो गया पर्चा सिस्टम, उसे खत्म कर देना है। जितनी बार भी कोई डॉक्टर के पास जाएगा, है ना,
उसके पास एक स्कैनर होगा, है ना। अगर स्कैनर नहीं है तब भी काम हो जाएगा। स्कैनर है तो उसे सीधे चिप ऐसे लगाया, तुरंत आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड डॉक्टर के पास पहुंच गया। अब तक 3 साल 4 साल से जितना भी आपने दवाई करवाया हुआ है, क्योंकि जब भी किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपका रिकॉर्ड वहीं पर ऑनलाइन फीड करेगा, और जिसको फर्दर आगे यूज में देखा जा सकता है। ठीक है, आराम से किसी भी डॉक्टर के पास गए, अपना स्वास्थ्य पहचान पत्र नंबर बता दिया, और जैसे ही नंबर बताया वहां पर आपका पूरा रिपोर्ट, एक्सरे वेक्सरे सब खुल गया। अब कौन कौन सी बीमारी और भी आपकी पीछे हुई है, और किस चीज से आपको एलर्जी है, ये सब चीजें वहां पर लिखी हुई दिख जाएंगी। ठीक है, कौन कौन सी दवाई खाते हैं, कौन कौन सी दवाई लिखी गई तो पर्चे में, वो सब पर्चा भी सब इसी में फीड होगा। पर्चा वर्चा वाला सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। पूरा डिजिटलाइज सिस्टम पर काम करेंगे, और प्रत्येक नागरिक को ऐसा इलाज किया जाए भारत के। ठीक है, पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड है, दवाइयां हैं, सब कुछ है। कितनी बढ़िया योजना है यह जो योजना है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, के तहत शुरू किया जाएगा, जो ऑलरेडी चल रही है। ये किसके द्वारा क्रियान्वित होगी? आयुष्मान भारत, ये वाला सब, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री, पूरा नाम इसका है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत से इस बार भी क्वेश्चन आया था, है ना। यूपीएससी ने भी पूछा था, पीसीएस ने भी पूछा था, और हर साल अभी पूछेगा जब तक ये चलता रहेगा इसी फुल फ्लेज। अभी तो इसमें जो कोरोना का दवाई बन गया है, वो भी इसी के तहत वैक्सीनेशन होना है ना। कोरोना की दवाई इंजेक्शन मतलब बन चुका है, ऐसा कह रही है गवर्नमेंट, अपने फाइनल ट्रायल पर है। और पहले चरण में इसका जो वैक्सीनेशन किया जाएगा, पुलिस वालों को, सभी डॉक्टर्स को, ठीक है, इनको सबको किया जाएगा वैक्सीनेट, क्योंकि सब पहले ये बहुत मेहनत किए, ये पहले स्वस्थ रहे तो आगे हेल्प कर पाएंगे। ऐसी बात नहीं है, क्यों नरवानी जी, इसमें दूसरी बात भी हो सकती है कि अगर मरे तो पहले ये गवर्नमेंट वाले मरे, तब जा नहीं करके। सर, सही है ना, तो हम लोगों को, अगर हम लोगों के लिए हेल्थ तो सही रहेगा तो मतलब दूसरे मरीजों को इलाज मिल पाएगा ना। नहीं, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन जानती है क्या, जैसे कि हिटलर को जो है खाना खिलाने से पहले उसके कुछ लोग होते थे, उनको खाना खिलाया जाता था, है ना। कि अगर कुछ है उसमें, विष है, जहर है ना? तो वो उनको पहले देख लेंगे कि हाँ ये बच गया, ठीक है, तो इसको लगाया जाए। इसका कॉन्सेप्ट असली ये है, लेकिन इसको बताया जा रहा है कि पहले इनको वैक्सीनेट किया जाएगा। पहले पुलिस वालों को भी नहीं मिलेगा, सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को ही पहले, मिलेगा। सबसे पहले तो नरवानी जी को लगेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब का भी इलाज कर रही हैं, है ना, वहां के। तो इनकी पूरी टीम, सबको जो है पहले वैक्सीनेट किया जाएगा। फिर जब ये सब लोग सुरक्षित रहेंगे तो पुलिस वालों को सब वैक्सीनेट किया जाएगा, उसके बाद फिर कहीं आएगा सामान्य इंसान का मौका, है ना। तो इस तरह से अगले महीने से सही होगा तो हम अरेंज करवा देंगे, आप बता दीजिएगा हमें। हम्म, आपको चाहिए होगा तो हम अरेंज करवा देंगे, आप बता हमको दीजिए। नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको है ये नहीं है। अच्छा, आपको भी तो नहीं है ना, कि चेक नहीं करवाया है कभी? नहीं सर, हम काफी टाइम, बहुत बार करवा दिया हमने अब तक। 16 टाइम कोविड टेस्ट करवाया, हर बार नेगेटिव ही आता है। तो बहुत अच्छी बात है, इसमें दुख की क्या बात है। हम्म, आप तो मनाती हैं कि हमको हो जाए, ताकि मिल हमको छुट्टी मिल जाए कई दिन की। हाँ, मिलता है सर उसमें। लेकिन बताओ,
कुछ नहीं हो रहा है। चलो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, भगवान करे। ये सब छुट्टी उट्टी चलती रहती है। अगली इसकी जो खास बात है, अच्छा हाँ, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लें। ये स्कीम कब जारी की गई थी भाई? पीछे के करंट अफेयर्स में आपने देखे होंगे, कोई बता सकता है इसके बारे में? सर 23 सितंबर 2018 को झारखंड से सर। 25 सितंबर 2018 झारखंड के रांची से। हाँ, 25 सितंबर 2018, ठीक है, से ये स्कीम शुरू की गई। रांची से नहीं, झारखंड के रांची से नहीं, ठीक है। इसको छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से प्रारंभ किया गया था। अच्छा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का बीजापुर, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें करना क्या है, क्या करेंगे, टारगेट क्या था इसका? 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कराते हैं इसमें। यानी एक तरह से ये स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत काम करती थी ना। इस योजना के अंतर्गत जो भी रजिस्ट्रीकृत हैं, 5 लाख रुपए तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। सोचो, अगर मतलब बीमार हो गए तो 5 लाख रुपए तक का जो है इलाज उनका हो जाएगा। इससे बड़ी बड़ी घोर बीमारियों से जो प्राइवेट डॉक्टर वगैरह लूटते हैं लोगों को, हाँ, कोरोना में देखो कितना 15-15, 20-20 लाख रुपए का बजट बनाए हैं जो लोग प्राइवेट में गए हैं। क्यों नरवानी जी? हाँ सर, वहाँ पर प्राइवेट में बहुत ज्यादा ले रहे हैं, वेडिंग चार्जेस और बहुत ज्यादा ले रहे हैं वहाँ पर। अभी एक दिन का 15-15, 20-20 हजार पे बिल आ रहा है। हाँ, सोचिए तो। सर एक्चुअली नेट पे भी मैं देख रहा हूँ तो ये झारखंड से ही शुरू हुआ है सर, झारखंड के रांची से। झारखंड के रांची से शुरू हुआ है। हाँ सर, 23 आएगा सितंबर। 23 सितंबर 2018 को हुआ है सर। घोषणा तो नहीं की थी? नहीं है, एक्चुअली उसी दिन मतलब शुभारंभ हुआ था सर। हाँ हाँ, ये ठीक है, 25 सितंबर। तो ये मेरे दिमाग में दूसरी अंत्योदय थी, अंत्योदय योजना है, राइट, जो शुरू की गई थी यहाँ से, बीजापुर से। ठीक है, आयुष्मान तो क्या कहते हैं, अप्रैल में शुरू हुई थी ना? नहीं सर, 23 सितंबर को हुई थी, 2 दिन पहले। इसका एक्चुअल डेट देखो क्या है, देख लिया सर। क्योंकि ये जो है, ये वाला जो है उनके दीनदयाल उपाध्याय के बर्थडे पर शुरू की गई थी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और आयुष्मान वाली बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बर्थडे पर शुरू की गई थी। ये एकदम कंफर्म बात है, बाबा साहब के जन्मदिन इसको शुरू की थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, ये एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत ये काम करती है। ठीक है, लगभग 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवार के लोगों को जो है कहते हैं, मतलब परिवारों को, तो अगर 5 या एक परिवार में मान लें तो 50 करोड़ लाभार्थी होंगे लगभग इसके, है ना? सर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर तो यही हुई थी ना, आयुष्मान भारत योजना? नहीं, बाबा साहब के जन्मदिन पर हुई थी। सर मुझे इसी का ध्यान आ रहा है। चलो देखेंगे योजना। नहीं सर, अंत्योदय वाले ही शुरू किए उस दिन, दीनदयाल वाले। हाँ, तो अंत्योदय की बात कर रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी वाली अंत्योदय शुरू हुई थी, और आयुष्मान भारत बाबा साहब के समय शुरू हुई थी।
नवजात शिशु, जच्चा बच्चा के लिए भी जीर्ण संक्रामक रोग, गैर संक्रामक रोग, मानसिक बीमारी भी इसके अंदर कवर होती है। ठीक है, पागल हो गए पढ़ते पढ़ते। दंत चिकित्सा, कान चिकित्सा, सब ENT वगैरह सब इसके लिए आता है। बुजुर्ग है तो उसको भी अस्पताल की चिकित्सा, सब चीजें इसके अंतर्गत आती। बहुत ही अच्छी योजना है ये। तो अभी हम लोग मेन मुद्दे पर आते सर, ये हैं। किसके अंतर्गत आती है मानसिक बीमारी और ये सब? अंत्योदय या इधर? अंत्योदय नहीं, अंत्योदय की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो डिस्कस हो गया तो हमने लिख दिया है ना। ओके। हाँ, यहाँ पर हम आयुष्मान बात है कर ना? रहे हैं आयुष्मान भारत योजना की बात कर रहे हैं। सर ठीक जो है, अब महंगी बीमारियां हैं कैंसर टाइप, उनका हम्म, इलाज नहीं कर पा रहे हैं, उनका बहुत ही कम करते हैं उनका तो उनका इसमें। 5 लाख रुपए में इलाज कहाँ होगा, है ना। नहीं, जैसे वो तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसे हो सकती है, मान लीजिए, तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, तो नहीं करते हैं इसमें। क्रिटिकल इलनेस डिसीज ना, हम्म। जो क्रिटिकल इलनेस डिसीज है उनको नहीं कवर कर रहे हैं, लेकिन अभी इतना बजट नहीं है, धीरे धीरे वह भी कर लेंगे, फंडिंग इसको जारी रहेगी तो। ठीक है, देखिए, अगली बात है, एक तो ये हो गया, डिजी डॉक्टर भी इसमें एक कॉन्सेप्ट है। डिजी डॉक्टर, एक तो स्वास्थ्य पहचान पत्र एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट है डिजी डॉक्टर, इसी में है, इसी योजना में है। डिजी डॉक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है? ये भाग दौड़ को कम करेगा। जैसे कि डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई लिखते हैं, है ना, हमसे उसके बाद कहते हैं कि आपका पर्चा 15 दिन 15 दिन तक वैलिड है, और बीच में आपको ये रिपोर्ट लेकर के हमारे पास आना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको कुछ दवाई लिख सकते हैं या चेंज कर सकते हैं रिपोर्ट देखने के बाद में। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि हम रिपोर्ट बनवाते हैं अपनी, उसके बाद फिर दूसरे दिन तीसरे दिन जाकर रिपोर्ट जब भी आ जाती है, जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, लाइन लगाते हैं, बैठे रहते हैं, काफी देर बाद क्या आता है, नंबर आता है। और उसके बाद फिर डॉक्टर वही रिपोर्ट देखते हैं, हाँ भाई रिपोर्ट लाए, हाँ लाए। अब आपको नहीं देखते हैं डॉक्टर साहब, अब आपको नहीं देखते हैं, अब वो रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद दवाई लिखते हैं। तो क्यों इतना परेशान करना उसे, अगर ये सुविधा डिजिटली तौर पर उसे प्राप्त हो जाए तो इसमें यही कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है कि यहाँ पर जैसे वो गया कि हाँ डॉक्टर ने जैसे ही रिकमेंड किया उसको एक्सरे, तो वहां पर कहाँ से करना है उसके अपने आप आ जाएगा। ठीक है, वहीं से वो सेलेक्ट कर देगा कि हाँ जाइए, आप जो है आपका ये आधार कार्ड वाला, मतलब कि ये जो स्वास्थ्य वाला कार्ड है उसका नंबर आप बताइएगा, कौन कौन सी जांच आपकी है, कोई भी जांच एजेंसी आपका क्या कहते हैं, लाल पैथो लैब वाले आपको सब निकाल लेंगे, हाँ ठीक है क्या 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 जांच है इनकी, और पूरा जांच कर लेंगे। और आपको अब आपका काम खत्म, आपका काम खत्म, जांच आपकी हो गई। जब रिपोर्ट आएगी तो उस डिजिटली ही डॉक्टर के पास रिपोर्ट पहुंच जाएगी, ये अपने ऑनलाइन सिस्टम से सबमिट करेगा, डॉक्टर के पास भी ऑनलाइन सिस्टम से तुरंत ही पहुंच जाएगा, वो उसको नोटिफिकेशन आएगा, पेशेंट नंबर, और उसके बाद वो रिपोर्ट देख करके डिजिटली ही आपको दवाइयां बता देगा, सजेस्ट कर देगा। अगर उसको लगता है कि नहीं आपको बुलाना है फिजिकली, तो वहां पर कहेगा, बस उसमें लिखेगा कि हाँ आ जाओ, नहीं तो वो आपको दवाई लिख देगा। आपको भाग दौड़ का जो ये वेटिंग करना और ये सब चीजें, परामर्श हेतु जो अस्पताल जाना है ना, ये सब बंद हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि नहीं, मुक्ति मिल गई भाग दौड़ से, बार बार के परामर्श शुल्क से। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं कि हर बार पैसा लेते हैं,
जब आप जाते हो तब भी आपका जो है टोकन कटता है, और उसके बाद दोबारा 3 दिन बाद जब रिपोर्ट लेके जाते हो तब भी टोकन कटता है। डॉक्टर साहब आपको अंदर बाद में पहचानेंगे, लेकिन पहले टोकन आपका कट चुका होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद जो है वहां पर घंटे के हिसाब से बैठाए गए हैं, है इसमें ना। सर पेमेंट तो डिजिटली नहीं है फिर? नहीं नहीं, उसमें एक वैलिड टाइम पीरियड है। जब केस खुला है तो आपका काम ही यही है कि उसको सही चीज सजेस्ट करो, है ना। तो एक्स्ट्रा शुल्क, जो परामर्श शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, वो यहां पर पूरी तरह से बचत हो जाएगी। मुलाकात का समय कोई बाउंडेशन नहीं। तीसरी चीज, पब्लिक प्लेस पर देखा जाए एक तरह से तो कम भीड़ भाड़ होगी, तो जैसे कोरोना जैसी समस्याएं ये भी निजाते रहेगी, हाँ। संक्रामक बीमारियों से भी बचाव होगा जब भीड़ भाड़ कम होगी। बहुत ज्यादा क्राउड लगता है तो खराब भी लगता है ना। तो यह भी इसके अंतर्गत एक बहुत ही अच्छी योजना है, और इसमें कोई ये नहीं कि बीपीएल धारक होंगे या कुछ होंगे, नहीं, ये नहीं, ठीक है। ई फार्मेसी सिस्टम एंड टेली मेडिसिन सिस्टम इसके साथ जोड़ दिया गया, प्लस ई फार्मेसी, ठीक है। और टेली मेडिसिन, ऐसे इसको लिखेंगे हिंदी में, टेली मेडिसिन सिस्टम का नाम है। मतलब कि आपको दवाई डॉक्टर साहब ने डिजिटली तौर पर लिख दिया, आपने खोला, आपकी रिपोर्ट में क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब ने आपको दे दिया है कि आपको यही दवाई खानी है, ये दवाई आपको लेनी है। तो वहीं पर आपके पास ई फार्मेसी वाला सिस्टम देखने को मिलेगा, पोर्टल बगल ही में है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो गूगल से कनेक्ट है सिस्टम। तो आपके नियरेस्ट जो जो मेडिकल स्टोर हैं, जो लाइसेंस्ड हैं, ठीक है, सबसे खास बात है लाइसेंस का मतलब कि वो पायरेटेड वर्जन नहीं बेच रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर हैं दवाइयों को फिर से पैक करा करके बेच दे, मतलब वो मेडिकल स्टोर वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, है ना। एक बार एक्सपायर हो गई तो पन्नी फिर से छपवा लिए, उसी दवाई को फिर से उसी में पैक करके बेच देते हैं। तो इससे भी निजात देखने को मिलेगी, लाइसेंस्ड है, और उनको आप सीधे फोन कर सकते हो। वहीं से फोन नंबर होगा, जैसे आप कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ये शॉप नियर मी, ये शॉप नियर, जो सर्च करते हैं कोई चीज, तो वैसे उसमें सीधे उनको फोन करेंगे कि ये है, हमारे एड्रेस पर आप पहुंचा दीजिए, क्योंकि वो आपके सबसे नियरेस्ट को दिखाया है। कोई बाध्यता नहीं कि आपको उसी से खरीदना है, कोई बाध्यता नहीं कि आपको डिजिटली ही खरीदना है। आपको मन है जाकर के वहां खरीदने की तो आप चले जाओ, मन से अपने जाकर खरीद चले आओ, नहीं तो वो आपके घर तक, आपके दरवाजे तक पूरी दवाई आपका पहुंचा देंगे। सोचो, इससे सबसे खास बात है कि मेडिकल स्टोर वालों को भी जो है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिलेंगे, है ना। और इसमें आराम भी है कि हमको दवाई ढूंढने के लिए नहीं जाना है, ठीक है। तो टेली मेडिसिन धीरे धीरे एक तरह से बिना सरकार के किसी सपोर्ट है उसके भी मेडिकल स्टोर वाले कंपटीशन में एक दूसरे के शुरू कर चुके हैं। अभी लखनऊ में ही है, लगभग जितने मेडिकल स्टोर हैं वो टेली मेडिसिन सिस्टम का है। हाँ भैया फोन कर देना, हम पहुंचा देंगे, आपके घर पहुंचा देंगे, ताकि हमारा ये कस्टमर ना टूटे, है ना। तो ये ऑलरेडी चल भी रहा है। अगली बात, तो ये तो हो गया भाई, ये तो इसके कंपोनेंट है, क्या क्या इसमें रखेंगे। ये जितना कुछ भी डाटा होगा आपका, वो भारत सरकार के स्वामित्व में रखा जाएगा, यानी कि ये डाटा कोई लीक नहीं कर सकता,
आपका फोन नंबर, आपके पर्सनल आइडेंटिटी, आपकी बीमारी, है ना, इस क्योंकि सारा कुछ डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म पर है, तो क्यों बहुत सारे लोग हैं नहीं चाहते हैं कि उनकी बीमारी किसी को पता चले। वो चाहते हैं कि बस हमारी बीमारी केवल जांच करने वाले तक को पता रहे या फिर डॉक्टर साहब को पता रहे, बाकी ना पता रहे। और ये हमारे जीवन का अधिकार भी है ना, कि हम क्यों, जिससे मतलब है उसे क्यों हम दुनिया भर में अपनी बीमारी को रिवील करें। तो इसकी भी सिक्योरिटी दी जाएगी गुप्तता की, कि आपकी आइडेंटिटी कोई रिवील नहीं कर सकता। नहीं तो लोग अपना डाटा देने में डरेंगे, अरे यार ये सब ऑनलाइन रहेगा, कुछ भी आ गया तो पूरा हमारा चिट्ठा, सारा बीमारी, सारा कुछ खोल जाएगा। क्योंकि जब शादी विवाह वाले कार्यक्रम होते हैं तो उसमें लोग पैसा दे करके किसी के बारे में कुछ भी चेक करा सकते हैं, है ना। फिर शादी के समय हेल्थ कार्ड भी मांगने लगेंगे। अभी तक सब कुछ मांगते थे ना, तब कहेंगे ठीक है अपना क्या कहते हैं हेल्थ कार्ड वाला नंबर बताओ, है ना। और जा करके कोई उनके मौसी के लड़के का क्या कहते हैं, मान लो डॉक्टर साहब हैं, वो डॉक्टर साहब से पूरा उसका चेक करा रहे हैं। ऐसा कोई मांग नहीं कर सकता, ठीक है। ये भी कानूनन अपराध होगा। किसी से आप उसका हेल्थ कार्ड नंबर फोर्सफुली लें और मिल भी जाए तो उसकी चेक कराएं, उसको चेक करवाएं, ये भी गड़बड़ है ना। तो इसको देखते हुए इसमें, है ना, ओटीपी सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। ओटीपी सिस्टम मतलब कि जो रजिस्टर्ड फोन नंबर है कोई तभी एक्सेस कर पाएगा जब वो आपसे कहेगा सर ओटीपी बता दीजिए, एक ओटीपी गई होगी, है ना। बढ़िया सिस्टम, इट कनेक्टेड विद द मोबाइल। यस तो सर। हाँ, तो अब जब तक आप बढ़िया है। ओटीपी नहीं दोगे तब तक कोई आपका ब्यौरा नहीं देख सकता। और ओटीपी स्वयं दे रहे हो तो इसका मतलब कि आप अपनी इच्छा से ही इसको दे रहे हैं, ठीक। हेल्थ अकाउंट नंबर हो गया भाई एकदम पूरा, जैसे मोबाइल में होता है ट्रांसैक्शन के पहले वो मांगता है, वैसे इसमें भी है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन बहुत बढ़िया है। अगला, एक नया वायरस पैदा हो गया, ठीक है, चापरे वायरस। चापरे वायरस चापर कर देगा। इसी साल, इसी नवंबर में, जैसे पिछली साल आया था कोरोना, अब आ गया चापरे। चापरे द हिंदू का आर्टिकल था, किसी ने पढ़ा था इसके बारे में कि नया वायरस जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक, है ना, फैलना शुरू हो रहा है। ये मतलब कि 2020 में कोरोना का तांडव और 2021 में क्या चापरे का तांडव होगा। सशंकित हैं लोग, क्योंकि ये कोरोना से भी ज्यादा घातक है। जैसे इबोला था उसी की फैमिली का है। सर कोरोना का बिगड़ा हुआ रूप ऐसा नहीं है, ब्रिटेन से शुरू हुआ था। नहीं, कोरोना का बिगड़ा रूप नहीं है ये। मैंने पढ़ा था सर उसमें। किसमें पढ़ लिया? इधर हिंदू में लिखा था। हाँ सर, किसी उसमें ही पढ़ा था मैंने। ये उसमें ना शरीर पे लाल लाल धब्बे शुरू हो जाते हैं। जब कोरोना क्या करता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डाउन कर देता है, और जब हमारी प्रतिरोधक क्षमता कोरोना से लड़ना शुरू कर देती है ना, तो वो फिर उसका साइड इफेक्ट है, एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट, जिससे नहीं हमारा नहीं, दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। ये वो वाला नहीं है, ठीक है, ये वाला नहीं, ये तो चूहे से फैलता है।
ठीक अच्छा। है। हाँ, ये जैसे कि एक ब्यूबोनिक प्लेग डिसीज आई थी, है ना, यस सर। और जैसे इबोला आया था, है ना, जैसे चमगादड़ वाला बीमारी आया था, एक चमगादड़ तमिलनाडु में, केरल में फैला हुआ था, निपा। निपाह। तो एनिमल से स्प्रेड होने वाली डिसीज है और इसमें चूहा जिम्मेदार है। ठीक है। इबोला स्ट्रेन का वायरस है, मतलब इबोला का बिगड़ा हुआ रूप आप कह सकते हो। ठीक है, मतलब कि जिस तरह से इबोला उस तरह से इसमें रक्तस्रावी बुखार होता है, हेमोरेजिक फीवर जिसे कहते हैं, चापरे हेमोरेजिक फीवर, CHHF। मान लो पूछ ले कि CHHF क्या है, ठीक है, चापरे हेमोरेजिक फीवर यानी चापरे रक्तस्रावी बुखार। ठीक है, ये एरेना वायरस परिवार से है। एरेना वायरस, इसको हिंदी में वैसे लिखेंगे, एरेना वायरस परिवार का है। और ये सबसे पहले बोलीविया के चापरे प्रोविंस में देखा गया, इस कारण से इसे कहते हैं चापरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कहां से शुरू हुआ है? ये बोलीविया से। हाँ, हंता पुराना हो गया, है ना, हंता पुराना हो गया, मार्च अप्रैल में आकर खत्म हो गया। ये तो अभी अभी का है, नवंबर का है, नया लेटेस्ट। तो ये बोलीविया, इसको याद रखना कहां से, ये भी इंपॉर्टेंट है। चापरे जगह से शुरू हुआ, बोलीविया के चापरे प्रांत से जो है शुरू हुआ। इसमें लक्षण क्या है? पेट में मतलब मरोड़न के साथ दर्द, मतलब दर्द होता है एक नॉर्मल, एक मरोड़न के साथ दर्द होता है। आप इसको फील कर सकते हैं ऐसे इमेजिनेशन में। फिर मसूड़ों में सूजन आ जाती है और दांत से खून निकलना शुरू हो जाता है। त्वचा पर लाल लाल रंग के छाले निकल आते हैं, जैसे कि स्वाइन क्या कहते हैं उसमें, चिकन पॉक्स के दाने की तरह। आंखों में लाल डोरे पड़ जाते हैं और आंख खोलने, पलक मतलब कि चलाने में भी बड़ा दर्द होता है। ठीक है, और तेज बुखार आता है। और कुछ ही दिन में जब ये गंभीरता पे आ जाता है अपने प्रकोप पर, तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन लगेगा। राम नाम सत्य। जो इसका लक्षण है शुरुआती दौर पर, वो कहां से डिटेक्ट किया जाएगा? शुरुआती लक्षण होता है मसूड़ों से खून निकलना, हल्का हल्का शुरू होता है। तो वहीं पर अगर कोई व्यक्ति अपना इलाज, अपना चेकअप करा ले तो इस बीमारी से बच सकता है, क्योंकि हल्का हल्का मसूड़ों से पस आना शुरू होता है, फिर धीरे 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 वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन जब वो अपने रुझान पर होता है, तब जब आंख में दर्द होना शुरू हो गया, डोरे पड़ गए और फिर बॉडी पे चकत्ते निकल आए, तब फिर वो डिसीज अब अपना कंट्रोल खो चुकी है। यानी कि अब वो स्थिति है जिसमें केवल ईश्वर ही बचा सकता है, क्योंकि दवाई है ही नहीं है इसकी। ये भी कोरोना की तरह अब तक एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। ये चूहों से किस तरह से फैलेगी? चूहे जूठा कर दें कहीं पर, चूहे घूमते रहते हैं,
घरों में वो चीजों को टच करते रहते हैं, बर्तन को जूठा करते रहते हैं, और उसके बाद उसको बिना धोए अगर किसी ने इस्तेमाल कर लिया तो उसको होने की संभावनाएं हैं। तथा या फिर जो व्यक्ति संक्रमित है उसकी लार से, है ना, उसका जूठा खाने से, उससे हाथ मिलाने से, उसके सीधे संपर्क में आने से, जिससे कि जैसे उसके हाथ में लगा हुआ है ना, या फिर कुछ, तो उसको उसके कपड़े से यह वायरस किसी दूसरे व्यक्ति को पहुंच सकता है। यानी कि एयर टू एयर ट्रांसमिशन इसमें नहीं होता। नहीं है। इस कारण से इसकी फैलने की जो गति है उतनी नहीं होगी जितना कि कोरोना वायरस की है ना। कोरोना वायरस तो हवा से भी फैलता है। नहीं किसी ने, सर, ये हाँ, नहीं, टचिंग से फैलता है, एयर में नहीं है कोरोना वायरस। नहीं, इसको बताया डॉक्टर ने जैसे किसी ने छींका और छींक के आगे वो बढ़ गया, छोटे तो ड्रॉपलेट से तो उसके ड्रॉपलेट जो होते, बहुत टाइनी ड्रॉपलेट होते, अरबों उसने छोड़ दिए वायरस हवा में। अब वो धीरे 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 गिरेंगे, लेकिन तुरंत ही कोई उधर से निकल गया तो उससे इन्फेक्टेड हो गया, अगर मास्क नहीं लगाया है तो, है ना। इसीलिए कहते हैं कि मास्क है जरूरी, है ना, क्योंकि आपको क्या पता कि आप जहां से गुजर रहे हो वहां कोई छींक कर गया है, खांस कर गया है कि नहीं, और दिन भर लोग आते जा रहे हैं ऐसे। इसलिए मास्क लगा करके ही निकला जाना चाहिए, ठीक है। और अभी तो बिल्कुल, क्योंकि जो कोरोना फैला था तो यही महीना था, है ना। और इस क्लाइमेटिक कंडीशन जो ऐसी है, ये इस तरह के वायरस के लिए बहुत अच्छा होती है उनको फैलाने के लिए। वापस से कोरोना फिर से एक्टिवेट हो गया है। इसके उपचार में रोगी के अंदर पानी की कमी को मेंटेन करके मतलब पानी की कमी को दूर करने का लगातार प्रयत्न किया जाता है, क्योंकि बॉडी बहुत तेज से डिहाइड्रेट होती है, तो डिहाइड्रेशन के शिकार ना हो जाए इसलिए प्रॉपर हाइड्रेशन उसको दिया जाता रहता है। फिर उसको बेहोश करने की भी कोशिश की जाती है। अगर ज्यादा बुखार तेज है तो उसको बेहोश करते हैं ताकि उसका जो हार्ट बीट नॉर्मल हो सके। दर्द निवारक, क्योंकि पेन भी आंख में, शरीर में, है ना, मसूड़े में, गर्दन में बहुत ज्यादा तेज हो रहा है, तो पेन किलर्स का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस ब्लीडिंग के कारण उसके खून की कमी हो रही है, इसलिए उसे ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है यानी खून चढ़ाने की प्रक्रिया, ठीक है। अब बात करेंगे हाउ दिस वायरस इज डिफरेंट फ्रॉम द कोरोना वायरस। तो इतना तो आइडिया हो गया होगा सुन करके, है ना। तो सर बेहोश क्या आता है हाँ, सर? एक मिनट हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। नहीं सर, खुद हाँ पूछ रहे हैं जरा। हाँ हाँ। बेहोश बताया ना, बेहोश किया आता है, बेहोश क्यों किया आता है? बेहोश इसलिए किया जाता है कि जब होश में है तो बहुत तेज तेज करा रहा था, दर्द नहीं बर्दाश्त हो पा रहा था, है ना। अच्छा। हाँ, और बुखार इतना तेज चढ़ा था कि हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ती जा रही थी, है ना। हार्ट बीट कंट्रोल करने के लिए। तो जो है उसको ऐसा डोज देते हैं नशे की, है ना, कि वो उस बेहोश, है ना, और बेहोशी दौर में हार्ट बीट स्लो हो जाएगी, हम्म। तुरंत नहीं मरेगा, है ना। ये ठीक। चीज ये चीज जो है हो जाएगी, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अच्छा, अगली बात है कि हमने इसके कंपैरिजन करने की बात की, हाउ दिस वायरस इज डिफरेंट फ्रॉम द कोरोना। इसका आंसर देंगी नीलिमा। जी सर।
बताओ। सर ये वायरस यानी हवा में नहीं फैलता है हम्म, और हम्म। श्वसन मार्ग से एंट्री नहीं करता है। हाँ श्वसन मार्ग से एंट्री नहीं करता है, हम्म, तो इसलिए ज्यादा खतरा नहीं है। अच्छा। अगर किसी के संपर्क में आते हैं तो फैलता है। हम्म, और और बस एक बात। नहीं सर है ना। और ऑन कर लो कैमरा। जी सर। हम्म, और बताओ। अगर जो चूहे हैं, चूहों को अभी से मार अच्छा, दिया जाए क्यों मार दिया तो जाए? ये ज्यादा नहीं फैलेगा। और अच्छा। शायद सर कोई तो कंट्री है वहां पे शुरू भी कर दिया है, यानी पूरी वो खत्म ही कर दिए चूहों को मार के, हाँ, तो वैसे अपन भी कर सकते हैं। तुम तो बड़ी खतरनाक निकली। सर हम्म। वही एक है इसको फैलने से रोकने के लिए। हम इसको पूछ रहे हैं कि क्या दोनों में अंतर है, अच्छा अंतर। कंपैरिजन क्या है, हम तो ये पूछ रहे हैं। हाँ हाँ तो क्या है भाई? तुम नहीं बता पा रही हो? एक ही बात नहीं बताया सर। लेकिन। अच्छा, देवेंद्री जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है इन दोनों में क्या विभेद है? जी सर। हम्म, सोचिए, कुछ भी मतलब बोलिए। नहीं, ये इसमें सांस लेने की बीमारी है कोविड-19, इसमें ना ब्रीथिंग प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। हम्म, अगर ये बढ़ता हम्म, है तो हम्म। उसमें ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल, उसमें श्वास नली जाम हो रही है ना? और इसमें रक्तस्राव हो रहा है, मसूड़े से पसा रहा है। बहुत बढ़िया। और इसमें अभी जो जैसा देखा गया है, ऐसा मतलब विदाउट सिम्टम्स भी नहीं पता चलता है कोविड का। जैसे फीवर है तो कोई जरूरी नहीं है कि फीवर है तभी कोविड है, लेकिन उसमें शायद ऐसा होगा। हाँ, उसमें ये लक्षण ही बता देंगे कि पक्का है कि इसको चापरे है। ओके, हाँ तो ये एक राइट, बहुत बढ़िया, डिफरेंट हो सकता वेरी है गुड, सर। वेरी नाइस। और सर दो बताया आपने, बढ़िया बताया। ठीक है, हाँ। और सर ये मतलब जैसा कि अभी डिस्कशन हो गया है, चूहों से फैलता है, तो इसमें ऐसा कोई मतलब किसी जीव का कोई वो नहीं है सर। ये तो मतलब निर्जीव वायरस जिसे बोलते हैं सर, मतलब उससे नहीं फैलता है, ये तो ऐसे ही है। अच्छा, हाँ, इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि कोरोना वायरस। सर मैं दूसरा मैं करूँ क्या? हाँ, ठीक है, बताओ, बता दो। हाँ बताओ। हाँ ठीक है। तो कोरोना वायरस जो है, सबसे पहले तो डिफरेंस यही हो जाएगा कि कोरोना जो चीन के वुहान से आया है और ये कहाँ से आया है, तो बोलीविया के चापरे से आया है। बहुत बढ़िया, हाँ और प्लेस फिर का आपने उसके बाद, डिफरेंस बता दिया ये। हाँ प्लेस, सबसे पहला प्लेस। उसके बाद अगर एनिमल की बात करें, जानवर की, मीन्स, तो उसमें देखिए जो सोर्स। चमगादड़ को, हाँ सोर्स, यस स्रोत। तो इसको, इसमें चमगादड़ को मेन स्रोत माना जाता है, क्योंकि चमगादड़ों में कोरोना वायरस रहता है, उसी को वहां पे चीन वाले लोग खा लिए, उसी से इंसानों में आ गया और ऐसा देखो, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। यहाँ पर हम लोग रुकेंगे, जी यहाँ पर रुकेंगे। ओके। यहाँ पर जब WHO ने नहीं कहा है बात, तो अच्छा आप तो कैसे? सुन लेंगे। हाँ? तो सर सुना था ना न्यूज में, इसके लिए क्लिक किया माइंड में, तो बोल तो दिया। ये भी वो तो ठीक है नहीं सर, कह तो रहे कि फिर चाइना नहीं से लेंगे। फैला है। नहीं, चाइना से ये भी नहीं कि हम कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, वुहान से तो आया था, चाइना बोला ने तो मेरे फैलाया है, को। वुहान से फैला है ये कह सकते हैं, फैलाया है नहीं कह सकते। और ये भी नहीं कह सकते हैं कि प्राकृतिक है कि मैन मेड है। ओके। और ये चूहों से कंफर्म फैलता नहीं है। है, इसका इसका सोर्स जो है कंफर्म है। कंफर्म है, अच्छा ये चूहों से फैलता है करके कंफर्म है। और इसके लक्षण भी दोनों के बहुत अलग अलग है। इसमें पेट में मरोड़, मसूड़ों से ब्लडिंग वगैरह आना, जबकि उसमें मेन क्या होता है कि बुखार, सर्दी, खांसी तो रहती है,
साथ ही साथ जो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, फेफड़े पर इफेक्ट करता है ये कोरोना। और बहुत जबकि बढ़िया। ये जो है इसमें स्किन इफेक्ट कर रहा है और इसमें धब्बे आ रहे हैं, स्किन को इफेक्ट कर रहा है। और हाँ, और इसके इलाज में ये जो दोनों की मेडिसिन तो है ही नहीं, इलाज के तौर पर इसमें बताया गया है कोरोना में कि मतलब वही नॉर्मल फीवर वीवर की दवाई देंगे। और जबकि इसमें क्या था, अच्छा हाँ, इसमें हार्ट बीट स्लो हो जाती है और उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हार्ट बीट बढ़ जाती है इसमें, हाँ है ना? हाँ, बढ़ जाती है इसमें इसमें खून भी चढ़ाना पड़ता है। कोरोना में क्या कहते हैं, ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं है, जी सर। रक्त चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, इसमें रक्त चढ़ाना पड़ता है। उसमें ब्लीडिंग जैसा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, इसमें है रक्त स्राव, उसमें नहीं होता, इसमें रक्त स्राव है। और सर इन ये प्लेस वाली तो बात, हाँ, इसमें एक बात और लिखेंगे जो हम बहुत बढ़िया, क्या कहते हैं गुप्ता, बहुत अच्छे तरीके से तुमने एक्सप्लेन किया बात। सर ये भी नहीं लिख सकते इसमें, जैसे कोविड अगर अपने चरम पे आता है तो वो रिकवर होने के चांसेस होते हैं, और जैसे इसमें आपने रिकवरी बताया चांस नहीं कि है। 3-4 दिन में राम नाम सत्य है, ऐसे कुछ। अगर सिम्टम्स दिख गए, ब्लीडिंग परमानेंट शुरू हो गई, आंख में गड्ढे पड़ गए, है ना, रिकवरी रेट तो अब वो गया, अब उसको सिर्फ ईश्वर ही बचा सकते हैं, ठीक है, और कोई इंसान के बस की बात अब नहीं, ठीक है। जबकि कोरोना से न जाने कितने लोग ठीक हुए। कोरोना कोई बहुत बड़ा वायरस नहीं है ना, क्यों नरवानी जी? हवा बना दिया गया बहुत ज्यादा ही, नहीं लेकिन सर, ऐसा नहीं है हाँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा पैंडेमिक है, ऐसा नहीं है। काफी लोग इसमें, कितने करोड़ों लोग मरे हैं। मरे कहाँ लेकिन लोग मरते हैं सर डेली। हमारे हॉस्पिटल में तो कोरोना से 15-20 डेली की डेथ्स हो रही है, अभी हो रही है। मतलब जो सेकंड फेज स्टार्ट हुआ है ना, उसमें ज्यादा डेथ्स हो रही है। इस सेकंड फेज में इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि जो कोरोना वायरस था ना, वो खुद अपने आप को अपडेट कर लिया है, अपना वर्जन, है ना। जैसे 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 इधर सर समय रुकता सर्दियों है, में कोल्ड का इफेक्ट भी जल्दी हो जाता है ना, वो भी ये अनुकूलित भी करता पता है है। अपने आप को। सर ये चापरी वायरस है ना, ये भी 2003 में हो चुका है ऑलरेडी, खोज हो चुकी थी इसकी। 2019 में वापस इसको सिम्टम्स देखने को मिले। अब कैसे मिले हैं ये सस्पेक्टेड है अभी तक, लेकिन इसका जो मेन था ना, वो 2003 में मिला था बॉलीविया में। इसमें क्या कहते हैं, हाँ, इस शुरुआत के दौर में वहां था, लेकिन अब तो भारत में भी पहुंच गया ना, ये भारत में पहुंच रहा है धीरे धीरे। तमिलनाडु और केरल के कुछ लोगों में एक बीमारी देखी गई। तो चापरे नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि ये पहली बार जब देखा गया था तब बोलीविया में देखा गया था, लेकिन ये अब ग्लोबली होने जा रहा है, तो दिक्कत की बात है ना। वैश्विक तौर पर अगर बढ़ रहा है तो दिक्कत की बात है। ये जो है एक चूहे की विशेष प्रजाति होती है, सारे चूहों को मारने की जरूरत नहीं है। पिग्मी राइस नाम का एक चूहा होता है। सर एक बात ऐड करना चाहूंगा सर, यहाँ पे आपके बोली हुई सर। हाँ सर, इसका यदि कि संक्रमण का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। जैसा आपने कहा कि शरीर से निकला हुआ द्रव, जैसे यूरिन हो गया, सिमिलर सलाइवा हो गया, जो अपना यानी कि जो लार होती है वो हो गया, या ड्रॉपिंग इन्फेक्ट्स जैसे ब्लड भी हो गया, तो ये सारी की सारी चीजें इसके संक्रमण की एक वो है, सोर्सेस है चापरे का। और उसका सिर्फ और सिर्फ सांस का है सर। हाँ, ये भी डिफरेंस है। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। अगला हम देखते हैं, ये हो गया। एक और बहुत ही विशेष बात है जो किसी ने बताया नहीं, मैं सुनना चाहता था थोड़ा, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले हैं वो अगर दिमाग लगा सकें, क्योंकि ये ज्योग्राफी से कनेक्ट होती है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये ट्रॉपिकल डिजीज है जो गर्मी में फैलती है, ज्यादा एक्टिवेट होती है जब इसको हॉट एंड वेट टेम्परेचर मिलता है ना। क्या है, एक तरह से उष्णकटिबंधीय बीमारी है, ट्रॉपिकल डिसीज है। जबकि कोरोना जो है, ये किस तरह की डिसीज है कोई कह ही नहीं पाया। शुरुआत में इसे टेम्परेट डिसीज की कैटेगरी में रखा गया था कि ठंडे मौसम में ये ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा घोर प्रभाव डालेगा, जैसे टेम्परेट कंट्रीज, चाइना, ठीक है,
शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली में फैलने वाली बीमारी है। लेकिन ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट धरा का धरा रह गया जब इसने हर तरह के रीजन को प्रभावित किया। ठीक है, सुपर कोल्ड से लेकर के सुपर हॉट क्लाइमेटिक जोन तक के देशों को इसने बराबर सबको लपेटा, किसी को नहीं छोड़ा था। हाँ, तो यह भी कह पाना कि वो किस कैटेगरी का है, इसीलिए कहते हैं कि ये मैन मेड है, क्योंकि प्रकृति जब किसी चीज को जन्म देती है तो उसको उसके मरने की भी व्यवस्था उसको एक पर्टिकुलर जोन के लिए डेवलप करती है। और जब इंसान बनाता है तो वो जो है रिसर्च करके बनाएगा कि हर तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन को एडजस्ट कर सके, है ना। तो ये भी एक है, लेकिन हम इसको कहीं लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि WHO ने क्या कहते हैं, फटकार लगा दिया था ट्रंप को कि दोबारा ऐसा नहीं बोलोगे कि चाइना से फैला है। ठीक है, वो बोल दिया था ना कि चाइना ने फैलाया है, तो कैसे तुम कह सकते हो चाइना ने फैलाया, क्या सबूत तुम्हारे पास? ऐसे किसी देश को बदनाम कर दोगे, है ना। लेकिन अंडरस्टूड तो ही है कि फैलाया कि नहीं फैलाया। पिग्मी राइस नाम का चूहा है, छोटे छोटे कान होते हैं, उससे ये फैलता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में चूहा पाया जाता है। ट्रॉपिकल मतलब गर्म क्षेत्र, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र। भारत का भी काफी भाग कर्क रेखा से कर्क रेखा के बाद मतलब विषुवत रेखा से कर्क रेखा के बीच में आता है कि नहीं। ये यहाँ पर भी, और ऊपर वाला पार्ट भी है, भले कर्क रेखा के ऊपर है, लेकिन वो कई भौगोलिक परिस्थितियों के कारण गर्म होता है, जिसके बारे में हमने बताया था। हिमालय ठंडी हवाओं को रोक लेता है, लू वगैरह बहती हैं, इस कारण से ये एरिया ज्यादा गर्म रहता है, भले ही बियॉन्ड 23.5 डिग्री है तब भी। अगला न्यूज थोड़ी सी बड़ी है, ये वाली न्यूज, तो इसको अभी तो हो तो जाएगा, चलो पहले छोटी वाली निपटा लेते हैं कुछ। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से उठा लेते हैं इसको। एक फेस्टिवल जिसे साउथ का कुंभ भी कहा जाता है, तुंगभद्रा पुष्करालू। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, कोई बताएगा? ये तुंगभद्रा नदी के सम्मान में आयोजित किया जाता है। ठीक है, वराह पर्वत से आती है, ये कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा रिवर। बंगलुरु से होकर के जाती है, बंगलुरु को ड्रेन करती है, पानी इसका इस्तेमाल होता है वहां पर। तो इस नदी के सम्मान में, एंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर, सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा। 12 दिवसीय त्योहार है जो प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। मतलब 12 दिन का होगा और 12 वर्षों बाद होगा। ठीक है, और कब होता है? बृहस्पति जो है, बृहस्पति ग्रह मकर राशि में जब प्रवेश करता है तब ये वाला क्या कहते हैं मनाता है। जैसे कुंभ जब मनाया जाता है तो क्या होता है, उसमें सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करता है तब मनाया जाता है ना। नहीं, ये कुंभ मेला नहीं है, ये कुंभ मेला जैसा है। ठीक है, कुंभ मेला जैसा। लाइन बोले थे आप, ये 12 वर्षों में क्या था वो? 12 वर्षों बाद, मतलब 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है तुंगभद्रा पुष्करालू। ठीक है,
ओके सर। नंबर 12 साल में आता है इसका। ठीक है, देश की कुल 12 नदियां होती हैं। पुष्करालू फेस्टिवल बारी बारी से हर साल उन नदियों पर मनाया जाता रहता है। तो इस साल जो है तुंगभद्रा का नंबर आया। ठीक है, तो इसे को ही जान के याद रखना है बस। 12 प्रमुख नदियां हैं हमारे देश की जिनमें मनाया जाता है पुष्करालू। तो जिसका भी साल होगा वो करंट अफेयर की बात होगी। ठीक है, तो इस साल क्या है, तुंगभद्रा। ठीक है, हर साल अलग नदी पर पूजा होगी, 12 साल में रिपीट होकर के एक नदी को मिलेगा। ठीक है, अगला बात आता है बुकर प्राइज 2020 किस चीज पर दिया जाता है ये बुकर पुरस्कार? ये सीधा डायरेक्ट पूछता है किसको मिला। ठीक है, स्कॉटलैंड के राइटर किताब लिखने पर मिलता है बुकर प्राइज। ठीक है, कहां के थे यह भी पूछा जाता है। ठीक, स्कॉटिश राइटर डगलस स्टुअर्ट को उनका, और सबसे बड़ी बात है कि ये इनका पहला उपन्यास था। क्या नाम था? सग्गी वैन। सग्गी वैन के लिए इनको 2020 का बुकर प्राइज मिला। ठीक है, सग्गी वैन इनका जो खुद का नगर है जहां के रहने वाले हैं, इनका होम टाउन ग्लासगो। तो ग्लासगो में लोगों के रहन सहन पर इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, कि वहां की दशा को इनके नॉवेल में अच्छे से दिखाया जा सका है। समाज होम टाउन का क्या नाम बताया सर? ग्लासगो। ठीक है, तो वहां पर उस पर है ये उपन्यास। अंग्रेजी भाषा का अग्रणी पुरस्कार है ना, जो कि अंग्रेजी भाषा या फिर कोई दूसरी भाषा में कोई किताब लिखी गई है तो उसको ट्रांसलेटेड वर्जन इंग्लिश में हो तो उसी में दिया जाता है। ठीक है, तथा इसका प्रकाशन भी या तो क्या कहते हैं यूके में हुआ हो या आयरलैंड में हुआ हो। ठीक है, तो उसको भी दिया जाता है। शर्तें हैं, ऐसे नहीं दे देते हैं कि आप जाओ के लिख दोगे, है ना, तो तुरंत यहाँ से चांद पब्लिकेशन से पब्लिश करा दिए हो और फिर पुरस्कार पा जाओगे। ठीक है, नहीं, कोई भारत के पब्लिकेशन नहीं, एक लेवल के वो अपने पब्लिकेशन को सपोर्ट करने के लिए तो कर रहे हैं सब। पब्लिकेशन वाले भी तो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसे देते हैं। अगली बात सर, ग्लासगो का होम टाउन सग्गी बैन होगा ना? नहीं, सग्गी बैन जो है दूसरी भाषा का मतलब होता है कि कुछ और मतलब है सग्गी बैन का, है ना। सग्गी बैन का मतलब कुछ और है। अगली बात आती है कि इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि सर हम बोले कुछ? हाँ सर, ये एक स्टोरी एक लड़के की है। तो वो क्या होता है, वो नॉर्मल स्ट्रगल नहीं मतलब नॉर्मल जो बच्चे होते हैं ना उनसे थोड़ा सा डिफर होता है। तो उसका नाम है सगी बहन। बचपन से उसको कहते हैं ना, अपने समाज में अगर बच्चा थोड़ा सा ज्यादा सोचता हो, जैसे एडिसन वगैरह है, जितने भी न्यूटन वगैरह है ये लोग,
तो ये एक्स्ट्रा कहते हैं ना, एक्स्ट्रा इनका वो होता था IQ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाँ, तो कुछ ये ऐसा ही बच्चा था। तो इसके जो आसपास रहने वाले लोग थे, तो वो इसको समझते थे पागल। अच्छा। हाँ, तो उसको लगता था जैसे वो तारे जमीन पे नहीं, लोग समझते थे कि भाई इसको कुछ आता नहीं है, तो उसको नॉर्मल बच्चों को देख के खुद में अजीब लगता था कि इनसे कैसे हो जाता है, मेरे से क्यों नहीं होता। तो उसके सपोर्ट में, उसके अगेंस्ट में, उसकी लाइफ में जितने भी लोग आए, उसके बारे में ये चीज लिखी गई है। एक बच्चा जो अपने एक डिवोर्स होने के बाद भी एक टूटे हुए माँ बाप के रिश्ते के कारण ऐसा हो जाता है। तो कुछ ये कि ऐसा बहुत ही है। टैलेंटेड लड़का किस तरह से थोड़ा सा इमोशनल टच ना होने के कारण वो डिफरेंट हो जाता है अब ना? जैसे किसी ने पढ़ा नहीं होगा, यहाँ पर वो है, एक मन्नू भंडारी की किताब है, आपका बंटी। माँ बाप का डिवोर्स होने के चक्कर में और दूसरी जगह शादी हो जाने के चक्कर में वो डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा। मैंने पढ़ा है मैम ये। हाँ Yes. हाँ, तो जैसी मैम उसमें कहानी है ना, ये कुछ कुछ उसी से संबंधित है। अच्छा, यानी कापी मारे हैं हमारे देश की किताब का है। खैर खैर थीम अच्छी है। बहुत बढ़िया निशी। तो तुम पढ़ती रहती हो सब किताबें, कहीं से कुछ भी मिल जाए। हाँ सर, पता नहीं कौन सा क्या क्लिक कर जाए। अगला है, अभी 2 दिन पहले परसों था, 21 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल मेंस डे। फिशरी डे, वर्ल्ड फिशरी डे। फिशरी डे सर, एक और था सर बीच में। ठीक है, विश्व मत्स्ययन दिवस। विश्व मत्स्ययन दिवस संपूर्ण विश्व में 21 नवंबर को हर साल, ठीक है, मनाया जाता है। इसको 3-4 बार बोलोगे दिमाग में तो नहीं भूलेगा। ठीक है, 1997 से इसको हर साल मनाया जाता है। ठीक है, और नई दिल्ली में इसकी मीटिंग हुई थी। वर्ल्ड फोरम ऑफ फिश हार्वेस्टर्स एंड फिश वर्कर्स, ठीक है, की बैठक। ठीक है, फिश हार्वेस्टर एंड फिश वर्कर, वर्ल्ड फोरम ऑफ फिश हार्वेस्टर्स एंड फिश वर्कर, मतलब कि जो मछली की खेती करते हैं, है ना, खेती करने का मतलब यहाँ पर होता है मत्स्य पालन करने वाले तथा मत्स्य क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को उन्नयित करने के लिए 1997 में बैठक आयोजित हुई थी। कहाँ? हमारे देश न्यू दिल्ली। जिसमें विश्व के 18 मेजर फिश हार्वेस्टर कंट्रीज, फिश प्रोड्यूसर कंट्रीज शामिल थी। 18, ठीक है, तब से इसको मनाया जा रहा है। अभी परसों ही था। अगली बात, ये बहुत बढ़िया बात है, कट्टरता कानून लाने वाली है सरकार। कट्टरता कानून, क्या ये इस तरह की चीजें वाकई में जरूरी है? रेडिकलाइजेशन एक्ट, कट्टरता कानून। कट्टरता कानून का मतलब यह है कि अगर आप कट्टर हैं किसी धर्म के प्रति तो आप अपराधी हैं। इस कानून को लाने से पहले जो सेंट्रल होम मिनिस्टर हैं
उन्होंने कहा देखो भाई, पहले भारत में कट्टरता की स्थिति पर सर्वे कराया जाएगा और इस सर्वे में जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम जो है इस पर फैसला लेंगे। मतलब कट्टरता सर्वेक्षण होगा जिसको मंजूरी दे दी गई। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, कट्टरता के कारण भड़के दंगों को नोट किया जाएगा, कट्टरता के कारण हुए नरसंहारों को नोट किया जाएगा, उसमें कितनी जन और धन की हानि हुई उसको भी आकलित किया जाएगा। ठीक है, कट्टरता के कारण कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं या कुछ अभद्रता किए हैं या दंगा उकसाए हैं, ये सब चीजें पता करी जाएंगी, क्योंकि ऐसे कट्टर लोग समाज में सहिष्णुता को नहीं पलने दे रहे हैं। वो अपनी कट्टरता से और लोगों को भी कट्टर बनाते हैं, है ना, उनके अंदर दंगाई प्रवृत्ति भरते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने धर्म को अगर रक्षा करनी है, तुम्हें अपने धर्म को छोड़कर, मानो धर्म ही नहीं, केवल पर्टिकुलर आपको अपनी जाति विशेष को बलवान बनाना है तो आपको हथियार उठाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा, अब संगठन बनेगा, हम तो केवल इसी के प्रति सोचेंगे, है ना, बाकी किसी को हम नहीं मानेंगे। तो कट्टरता सभी धर्मों में व्याप्त है, सभी जात धर्मों में भी व्याप्त है और धीरे धीरे कट्टरता हमारे देश में बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे एक क्या कहते हैं भीम आर्मी बन गई तो तुरंत ही परशुराम आर्मी बनने लगी, फरसा वरसा लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन शुरू, बड़े बड़े संगठन शुरू, है ना, उधर भीम आर्मी। और अब ये है कि इधर दोनों लोग बनने लगे तो फिर जाट सेना बन जाएगी एक नई, सब अलग अलग, फिर सब फरसा लिए खड़े तो क्या होगा, मारे काट तो होगी। तो कौन कौन लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करो, और कट्टरता एक्ट जब आ जाएगा तो इन सबको उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा, इनकी रेगुलर चेकिंग होगी, इनको बाउंडेशंस लगाएंगे किसी जनसभा में ना जाने के लिए, इन कट्टर लोगों को किसी भी जनसभा में ना जाने के लिए जो है रखा जाए। अगर वहां पर जाते हैं तो पुलिस इनको पहले ही अरेस्ट कर लेगी, नहीं जाने देगी। अब इसका दुरुपयोग भी हो सकता है तो सदुपयोग भी हो सकता है, क्योंकि जिसकी सरकार होगी दूसरे व्यक्ति को कह देगा ये कट्टर है, उसको कहीं पर जो है जाने ही नहीं देगा किसी तरह के प्रचार प्रसार है, किसी तरह की स्थिति के लिए। तो इसका इस्तेमाल भी तो हो सकता है। हालांकि गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए ही ये लाया जा रहा है। ऑलरेडी एक एक्ट बना हुआ है, उसी में संशोधन किया जाएगा और ये एक्ट लाया जाएगा। ठीक है, कानूनी रूप से कट्टरता होती क्या है, इसमें उसको परिभाषित किया जाएगा कानूनी तौर पर। अभी तक कानूनी तौर पर कट्टरता क्या होती है इसे परिभाषित ही नहीं किया गया, तो पहली बार कानूनी तौर पर कट्टरता क्या होती है इसे परिभाषित किया जाएगा। ठीक है, ये होता है कट्टरपन, है, और फिर उसके आधार पर कट्टर लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, ये कट्टर है ना, और इनको ये चीजें प्रतिबंधित हैं, अगर करते हुए पाए गए तो इनको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, ताकि दंगा ना भड़काएं, ताकि माइक ना पकड़ें, है ना। सोशल मीडिया बैन कर दिया जाएगा, उनको नहीं इस्तेमाल कर सकते आप, है ना। अब भगवान को ये कहे ना कहे, कट्टर न कर दे, है ना, यही मनाओ, डर ही लगता रहेगा। फिर तो कोई कह दे अरे ये कट्टर है ना, फंस गए। सर्वे हो रहा है, पड़ोसी कह अरे ये तो बहुत बड़ा कट्टर आदमी है ना। है कि नहीं?
सर पता चला कि सारे एक पड़ोसी एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे, ये कट्टर है वो कट्टर है, उसी में लड़ने लग गए। सब कट्टर हो जाएंगे, बन ही नहीं पाएगा सर जी, है ना? अच्छा सर, बन ही ये नहीं पाएगा। निवारक निरोधक कानून के जैसा रहेगा क्या, वो जो NSA को बोल रहे हैं क्या आप, नहीं, ये नेशनल गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, ठीक है, ओके। यूपा ऑलरेडी है, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम ऑलरेडी है, उसी में संशोधन करके ये एक्ट लाया जाएगा और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा निगरानी रखी जाएगी। सही बात है। क्योंकि ये ज्यादातर जो मामले देखे गए हैं, बहुत सारे दंगे, वो सोशल मीडिया में भड़काऊ भाषणों के कारण फैलते हुए देखे गए हैं। कोई बता सकता है एक दंगा पूरा फेसबुक के कारण हुआ था अभी पीछे ही, कैराना, है ना, कैराना था ना, जहां जी पर सर, कराना हाँ था सर, ये ये कैसा सुना था। तो वो क्या कट्टरता के कारण ही तो हुआ, ठीक है। अब इसमें धार्मिक कट्टरता भी शामिल करी जाएगी, राजनीतिक कट्टरता भी शामिल की जा सकती है ना, किसी जाति मजहब पर आधारित विशेष कट्टरता को इसमें शामिल किया जा सकता है। अब ये उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा किस चीज में शामिल किया जाएगा। सही है ये चीज? नहीं सर, नहीं सर। सर पहले अपने जो नेता लोग हैं वही लोग इसको मैनेज कर ले पहले तो। अभी सर इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, अभी कानून आने दीजिए, सर्वेक्षण होने दीजिए, उसमें कौन कौन से विषय ये ले रहे हैं, उनका क्षेत्र कितना है, उसके आधार पे ही कहना चाहिए कि ये सही है कि गलत है। और अगर ये आता है तो ये तो सही बात है, एक क्राइटेरिया पता चलेगा कि जो आज कहते हैं कि ये बहुत कट्टर वो बहुत कट्टर, तो एक कानूनी जामा पहनाना बहुत जरूरी है। और ये कहीं ना कहीं जो देश का लेकिन धार्मिक में बहुत बवाल हो सकता है ना, प्रयास होता धार्मिक है, कट्टरता का। लगाम लगेगा। नहीं, जो धर्म के नाम पर एक दूसरे को भड़काते रहते हैं, ये सब जेल पहुंच जाए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ये तो सही है सर, जब सही है। तभी तो सब वो जो पाखंडी लोग तभी हटेंगे। सर फिर तो कहीं पर भी जैसे, एक मिनट, हाँ, एक लोग, हाँ सर फिर तो कहीं पर भी जैसे अगर कोई टीका लगाते हुए भी पाया गया, कोई टोपी पहनते हुए भी पाया गया, तो वो कट्टर मान लिया जाएगा सर। ये तो गलत बात हो जाएगी। के लिए तो परिभाषा आ रही है, धार्मिक चिन्ह धारण करना, रही है, धार्मिक चिन्ह धारण करना कट्टरता नहीं है, परिभाषा उसी लिए तो आ रही है। लेकिन उसके केवल लिए कहाँ परिभाषा आ रही है यार, अभी कैसे कोई परिभाषा नहीं है सर। अरे क्यों, परिभाषा में बताया जाएगा कि परिभाषित किया जाएगा। अभी आप धार्मिक चिन्ह, ये तो आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आप धारण कर सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है, और कोई भी ऐसा एक्ट नहीं आ सकता जो फंडामेंटल राइट को प्रभावित करे। अगर ऐसा करता है तो स्वतः ही विधि शून्य हो जाएगा, विधि शून्य हो जाएगा। यस सर। लेकिन सर अभी जो रिसेंटली जो केस हुआ था मथुरा में, जो मंदिर में अंदर जाके नमाज पढ़ना शुरू किया था, वो किस कैटेगरी में आएगा फिर सर? ये कट्टरता कही जा सकती है, ये तो कट्टरता में ही आएगा ना सर। लेकिन इसको हम कट्टरता ना कह के आपसी प्रेम सद्भाव भी कह सकते हैं। नहीं कह सकते सर। जानते हो कैसे? मगहर में जाकर के देखिए तो मंदिर में बैठकर नमाज हो रही होती है, और वहीं बगल में मस्जिद में क्या कहते हैं, माला जपा जा रहा होता है। यस सर। लेकिन सर तो ये क्या है, और वो गंगा जमुनी तहजीब का विश्व में सबसे प्रसिद्ध केंद्र है मगहर, कबीर पंथ का जो गढ़ है। तो इस तरह से अगर मंदिर में क्या कहते हैं नमाज पढ़ी जा रही है, मान लो, है ना, आपसी प्रेम भाव से, मंदिर में भंडारा हो रहा है, मुस्लिम खा रहे हैं, मस्जिद में भंडारा हो रहा है, हिंदू खा रहे हैं, आपस में सब गले मिल रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है भाई?
ऐसे तो सर मंदिर में कल को जाके बकरीद भी मनाना शुरू कर देंगे, फिर वो किस कैटेगरी में राइट आएगा? राइट 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 राइट, यही तो बात है। कोई किसी को कोई समझा नहीं सकता किसी का, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक जो आ जाती है ना, धार्मिक भावना जहाँ आ जाती है ना, तो अंधविश्वास साथ में आता है सर। इसी वजह से कट्टरता का कानून एक तरीके से इजी नहीं होगा सरकार के लिए कि यूं करके यूं लेके आ जाए और उनको परिभाषित कर दे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मायने यहाँ पर बदल जाते हैं धार्मिक को लेकर, धर्म को लेकर के एक तरीके से। कोई ये नहीं है सर, कोई अगर नमाज पढ़ने जा रहा है कोई, तो ये एक सहयोगिता की बात हो गई, या फिर एक तरीके की सद्भावना की बात हो गई से। वहां जाकर के वो एक तरीके से बोल देंगे कि यार आपके यहाँ पर भी तो बलि चढ़ती है, आपके यहाँ पर भी तो बकरा कटता है, हम यहाँ पर बकरीद मना ले। फिर तो म्यूचुअल कोऑपरेशन से वो परमिशन नहीं देंगे। कहाँ म्यूचुअल कोऑपरेशन सर, यहाँ दंगे हो जाएंगे सर, दंगे। धार्मिक कट्टरता भी बहुत दो विवाद पहलू रहेगा। होते हैं सर जी, हर चीज के दो पहलू होते हैं। गौतम जी हैं, अभी हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे, है ना? यस सर। गौतम जी कुछ बोलना चाहेंगे आप इस पर? सेकुलरिज्म क्या है, कैसे परिभाषित कर सकते हैं? कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप बोलिएगा। हाँ, तो अभी और पढ़ना है आप लोगों को, बताओ, हम पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू रखें कि बंद करें? बस करिए सर, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, निशी जी से पूछ लो। क्यों निशी जी? हाँ सर, पढ़ाएं? मर्जी है सर आपकी। अच्छा, मर्जी हमारी। ऑप्शनल लेट हो जाएगा। हाँ, हमारा ऑप्शन नहीं है। भानु जी से पूछ के देख लो, चक्कर वक्कर ना आ रहे हो तो पढ़ा लो। भूख लगती है उसको, है ना? चलो ठीक है, कल मिलते हैं सुबह, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की क्लास के साथ में। ओके सर।